Hello, hello student. How are you? I am Vishnu Kanti, your SST teacher. Today I will teach SST class 7th. Student, आप 7th क्लास की SST का ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विषुवतरेखी प्रदेश और शवाना प्रदेश। बच्चों, विषुवतरेखी प्रदेश कहाँ पर है, विषुवत रेखा कहाँ पर है, पहले तो ये जानते हैं, फिर विषुवतरेखी प्रदेशों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, कुछ समझ आए तो इसे एक लाइक जरूर करना। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, विषुवतरेखी प्रदेश क्या होते हैं, शवाना प्रदेश क्या होते हैं। पहले तो विषुवतरेखी प्रदेश क्या होते हैं, विषुवत रेखा के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करते हैं। विषुवत रेखा हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में जो रेखा है उसे कहते हैं विषुवत रेखा। स्टूडेंट, ये जो बीचों बीच का एरिया है इसे विषुवत रेखा कहते हैं। 0 अक्षांश पे है इसे विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसका नाम है। और इसके आसपास का जो एरिया है, इसके आसपास का एरिया है, वहां पे जो वन पाए जाते हैं उन वनों को हम विषुवतरेखी प्रदेश, विषुवतरेखी वन कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं विषुवतरेखी प्रदेश का विस्तार किन किन महाद्वीपों में है। बच्चों, विषुवतरेखी प्रदेश जो है उनका विस्तार कौन कौन से महाद्वीपों में है। तो पहला है दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। आपने मैप में देखा होगा साउथ अमेरिका की अमेजन घाटी, उत्तरी पश्चिमी तट और अफ्रीका की कांगो घाटी। अफ्रीका में जो कांगो नदी है उसके जो घाटी है, जो उसके आसपास का एरिया है, उत्तरी पश्चिमी तट, अमेजन नदी का जो उत्तर और पश्चिम का जो एरिया है उसके आसपास का तट जो है, और गिनी तट, पूर्वी एशिया। एशिया आपने देखा होगा मैप में, तो एशिया और पूर्वी द्वीप क्षेत्र का जो एरिया है, एशिया का पूर्वी एरिया जो है जहाँ पे हमारा भारत देश भी स्थित है, तो वो सारे एरिया जो है वो विषुवतरेखी प्रदेशों के अंतर्गत उसे हम काउंट करते हैं। तो बच्चों, वो एरिया इसी में आता है। यहीं पे बड़े बड़े वन पाए जाते हैं। ये वनों पेड़ जो है इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं पहुंचती हैं, इसलिए इनकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। और नीचे बड़े बड़े लंबे लंबे लच्छेदार घास या फिर ऐसी वनस्पतियां उगती हैं जिन्हें सूर्य की रोशनी ना मिले तो भी ये ग्रोथ करती रहती है। तो इस प्रकार के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। बच्चों, पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते थे। पिग्मी एक जनजाति है और वो पेड़ों पर अपना घर बना करके क्यों रहती है, क्या ऐसी सिचुएशन है। बच्चों, पिग्मी ये अमेजन घाटी के आसपास रहते हैं, नाइजीरिया में। बेसिकली देखा जाए तो पिग्मी जो है वो नाइजीरिया में रहते हैं। पिग्मी नाइजीरिया और जायरे के आसपास के एरिया में रहते हैं और वहां पे बहुत घने घने वन पाए जाते हैं। और घने वनों में क्या होता है, बारिश का मौसम, तो दिन में रोज बारिश होती है, साल के 12 महीने वहां पे बारिश होती है। तो वहां की जमीन जो है बहुत ज्यादा गीली होती है। और दूसरा कारण ये भी है कि वहां पे जंगली जानवरों का खतरा भी बहुत होता है। तो जंगली जानवरों को खतरा उठाने के लिए वहां का जो एरिया है, वहां पे जो पिग्मी निवास करते हैं वो अपना घर पेड़ों के ऊपर, आधे आधे पेड़ों की शाखाओं में जाकर के अपना घर बनाते हैं। इसके बाद सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन किसे कहते हैं। बच्चों, सदाबहार वन उन्हें कहते हैं जो साल के 12 महीने हरे भरे रहते हैं, उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और सदाबहार वन देखा जाए तो इसी विषुवतरेखी या भूमध्य रेखा का जो एरिया है उसके आसपास 10 से 25 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें जो वन पाए जाते हैं उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये वन अपने पत्ते गिराते रहते हैं और नए पत्ते उगते रहते हैं, तो इनमें कभी पत्ते आपको पीले दिखाई नहीं देंगे। जो भी पत्ते ज्यादा पुराने हो जाते हैं वो गिरते रहते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं। तो ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। क्योंकि ये दिन में 2 से 3 बार बारिश रोज होती है और ज्यादा गर्मी होती है, फिर से बारिश होती है, फिर ज्यादा गर्मी होती है, फिर से बारिश होती है। तो ऐसा एरिया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ के वन हमेशा बारिश के पानी से धुलते रहते हैं पत्ते, तो ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा क्यों होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा का जो प्रदेश है वहां पे पूरे टाइम पे बारिश क्यों होती है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है
कि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। और जो यहाँ के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे समुद्र का जो पानी है ये भाप बन के उड़ने लगता है। और जब भाप बन के उड़ने लगता है, पानी गर्म हो जाता है, भाप बन के उड़ता है। जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है, सीधी बिल्कुल सूर्य की किरणें पड़ती है और पानी भाप बन के उड़ने लगता है। जब पानी भाप बन के उड़ेगा, ऊपर जाएगा, तो वहाँ फिर टेम्परेचर 0 से कम हो जाता, पानी सघन तरल से सघन में हो जाता है। और जैसे सघनता उसकी बढ़ती है, वैसे पानी बूंद बन के बारिश होने लगती है। तो देखा जाए तो इस एरिया में दिन में कई बार बारिश होती है। तो ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा बारिश होती है। और ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने यहाँ पे बारिश होती है। बारिश होने का मेन कारण ज़्यादा गर्मी होती है, तो जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे बारिश हो जाती है। उसके बाद अमेजन घाटी मानव निवास के लिए उपयुक्त क्यों है, उपयुक्त क्यों नहीं है? अमेजन घाटी बच्चों मानव के निवास के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर बहुत घने घने वन है और मिट्टी दलदली है। और जो मिट्टी है भी दलदली जहाँ नहीं है, वहाँ इतनी नमी ज़्यादा होती है और बड़े बड़े घास होते हैं वहाँ पे। इसलिए मानव के निवास के लिए वहाँ का एरिया, जो मिट्टी चिपचिपी चिकनी मिट्टी होती है, मानव के निवास के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। जो मानव वहाँ पर रहते हैं उनका जीवन बहुत मुश्किल से कटता है। इसलिए वहाँ खाने पीने की वस्तुएं इतनी उपलब्ध नहीं हो पाती, कृषि योग्य भूमि नहीं है, वहाँ पर ज़्यादातर वन ही वन है, जंगल ही जंगल है। इसलिए वहाँ पे निवास करने के लिए मनुष्य के लिए वो एरिया उपयुक्त नहीं है। बच्चों, सवाना प्रदेश को सूडान तुल्य क्यों कहा जाता है? सवाना प्रदेश का जो एरिया है वो ज़्यादातर अफ्रीकी जो क्षेत्र है, अफ्रीका के सूडान में पाया जाता है। ज़्यादातर एरिया जो सूडान का विस्तार है, अफ्रीका का विस्तार है, वो सूडान के आसपास ज़्यादा उसका विस्तार है। इसलिए सूडान तुल्य कहा जाता है, सूडान के समकक्ष कहा जाता है। सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? सवाना प्रदेश में वर्षा ज़्यादातर गर्मी में होती है। गर्मी का सीजन जब वहाँ पे आता है, जब ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, तभी वहाँ पे बारिश होती है। उसके बाद सवाना घास भूमि को शिकार भूमि क्यों कहा जाता है? बच्चों, यहाँ पर दूर दूर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, घास भी बहुत विरल मात्रा में पाई जाती है। इतनी सघन मात्रा में घास यहाँ पे सवाना प्रदेशों में नहीं पाई जाती है, विरल मात्रा में घास पाई जाती है। और घास जो विरल मात्रा में पाई जाती है, यहाँ पर बड़े बड़े जीवधारी जैसे हाथी, गैंडा, शेर, जिराफ, ऐसे एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और वो एनिमल्स क्या करते हैं, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे बारहसिंघा हुआ, और ये जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, हिरन हुआ शाकाहारी है, जिराफ है, जैसे छोटे छोटे जीवधारी जो वनस्पतियां खा करके अपना पेट भरते हैं, उनका वो शिकार करते हैं। कौन लोग शिकार करते हैं? जैसे टाइगर है, शेर है, ये हिरन का शिकार करते हैं। ऐसे जो वनस्पति खाने वाले जीवधारी हैं, उनका शिकार करते हैं। और ये पहले शिकार बहुत अधिक मात्रा में होता था, इसलिए इस भूमि को क्या कहते हैं? शिकार भूमि के नाम से इसलिए इसे जानते हैं। बच्चों, शिकार भूमि इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे शिकार, ये जो एनिमल्स है, इनका शिकार पहले मनुष्य भी करते थे, और एनिमल्स भी, जो बड़े एनिमल्स होते थे, वो भी शिकार करते थे। तो यहाँ पे शिकार की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता था, इसलिए इसे शिकार भूमि के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों मिलान कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच करना है आपको। अब देखिए, मसाई जो जनजाति है, ये मिलान ऐसे करना है आपको, जो जनजाति है उसका निवास स्थान कहाँ है, ज़्यादातर उस जनजाति के लोग कौन से एरिया में निवास करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, आपको ये बताना है। तो मसाई जो जनजाति है उसका निवास स्थान कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका। मसाई जनजाति का निवास स्थान, ज़्यादातर मसाई कास्ट के जो लोग हैं वो पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं। उसके बाद एक हौजा जनजाति है, ये हौजा जनजाति ये नाइजीरिया के आसपास के एरिया में रहती है। हौजा जनजाति कहाँ रहती है बच्चों? नाइजीरिया के आसपास का एरिया है, वहाँ पे रहती है। इसके बाद पिग्मी जनजाति, पिग्मी जायरे के आसपास रहती है। जायरे का जो अफ्रीका में जायरे का जो एरिया है, वहाँ के आसपास जो ये जनजाति निवास करती है। और सेमांग जनजाति मलाया प्रदेश में रहती है। बच्चों, अभी तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये पृथ्वी जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है, पृथ्वी में ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे ये दक्षिणी ध्रुव है। बीच में यहाँ पे आता है 23.5 अक्षांश पे
23.5 अक्षांश में हमारा भारत है। इधर 23.5 अक्षांश ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे हमारा भारत है, ये है कर्क रेखा। और 23.5 अक्षांश ये है मकर रेखा। 23.5 अक्षांश मकर रेखा है। जब कर्क रेखा पे गर्मी होती है तब मकर रेखा पे सर्दी का मौसम होता है, शीत ऋतु होती है। और जब कर्क रेखा पर शीत ऋतु आती है तो मकर रेखा पर यानी जस्ट उसका अपोजिट होता है। उत्तरी ध्रुव हमेशा ठंडा होता है, माइनस से भी ज्यादा टेम्परेचर इसका 0 से भी बहुत नीचे होता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर भी हमेशा बर्फ जमा रहती है, इकट्ठा रहती है, और दक्षिणी ध्रुव पर भी हमेशा बर्फ जमा रहती है। तो ये हमने मैप बनाया है, ग्लोब बनाया है, इसके माध्यम से हमने समझाने की कोशिश आपको की है बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ग्लोब में ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है, और ज्यादातर जो लोगों के रहने योग्य भूमि है जहाँ पर लोग रहते हैं, उत्तरी ध्रुव के एरिया में विषुवत रेखा से उत्तर साइड में लोग ज्यादातर निवास करते हैं, दक्षिण साइड में उतना लोग निवास नहीं करते हैं। दक्षिण साइड में ज्यादातर समुद्र का पानी होता है। इसके बाद बच्चों एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार किन किन महाद्वीपों में है? तो अमेरिका की अमेजन घाटी के आसपास का एरिया, उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो नदी घाटी के आसपास का जो एरिया है, गिनी तट, पूर्वी एशिया और पूर्वी द्वीप समूह। पूर्वी द्वीप समूह का क्षेत्र जो आता है वो विषुवत रेखीय विस्तार यहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद है पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते थे? तो पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर के पिग्मी जनजाति के लोग पेड़ों पर घर बनाकर इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ बहुत घने घने जंगल थे और मिट्टी अत्यधिक चिकनी होती थी और अत्यधिक गीली मिट्टी होने के कारण, और दूसरा कारण ये भी है कि वहाँ पर जंगली जीव, बहुत बड़े बड़े जीव रहते थे जिनसे अपनी सुरक्षा के लिए वो पेड़ों पर अपना घर बना करके, पेड़ की शाखाओं पे अपना घर बना करके रहते थे। इसके बाद सदाबहार वन किसे कहते हैं? सदाबहार वन उन्हें कहते हैं जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, उन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं। अमेजन घाटी मानव निवास के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर एरिया में देखा जाए तो 99% एरिया तक में वन ही वन है, जंगल ही जंगल है, वहाँ पर खेती योग्य भूमि नहीं है, और दिन में 3 से 4 बार बारिश होती है, नमी बहुत ज्यादा है वहाँ पे, और जो लोग वहाँ पे रहेंगे, कृषि योग्य भूमि नहीं है तो वो खाएंगे क्या वहाँ पे? इसलिए अमेजन घाटी का जो एरिया है वहाँ पर लोगों के रहने के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है। उसके बाद सवाना प्रदेश को सूडान तुल्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि अफ्रीका के सूडान का जो एरिया है उसके वहाँ पे इसका सूडान का, अफ्रीका के सूडान के आसपास ज्यादातर इसका विस्तार है, इसलिए इसे सूडान प्रदेश के नाम से जानते हैं। सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? सवाना प्रदेश में वर्षा गर्मी के ऋतु में ज्यादा होती है। उसके बाद सवाना घास भूमि को शिकार भूमि क्यों कहा जाता है? सवाना में बड़े बड़े जीवधारी रहते हैं, सवाना एरिया में बड़े बड़े जीवधारी रहते हैं जो छोटे जीवों का शिकार करते हैं, और वहाँ पर जंगल ज्यादा घने नहीं होते हैं, विरल होते हैं, छोटे जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते हैं, इसलिए वहाँ की भूमि को शिकार भूमि के नाम से जाना जाता है। बच्चों मिलान आपने कर लिया है। मसाई पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं, हौजा जनजाति के लोग नाइजीरिया के आसपास रहते हैं, और पिग्मी जनजाति के लोग जायरे के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे निवास करते हैं। सेमांग जनजाति के लोग मलाया प्रदेश में रहते हैं। बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया गया लेसन अगर आपको समझ में आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जैसे और भी पढ़ने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और घर बैठे हो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएं और एसएसटी में पूरे में पूरे नंबर उनको मिल पाए। थैंक यू बच्चों।